हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, आज हम निसिम एज़ेकिएल की इंटरप्राइज इस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पोएम्स को पढ़ने से पहले इस पोएम का सार संत कबीर हमें 500 साल पहले अपनी इन लाइनों में कहकर गए हैं। चलिए इन लाइनों से ही आज की इस समरी की शुरुआत कहते हैं। संत कबीर कहते हैं, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। दोस्तों, इन लाइनों में संत कबीर हमें स्पष्टता से कहते हैं कि भगवान को अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको भगवान को ढूंढने के लिए किसी मंदिर मस्जिद में, किसी तीर्थ स्थल में जाने की या फिर एकांत निवास में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि भगवान आपके पास में ही है। अब भगवान आपके पास में होने का अर्थ क्या है? भगवान आपके अंदर समाये हुए हैं, भगवान आपके अंतरात्मा में वास करते हैं। तो यदि आप भगवान को ढूंढ रहे हैं, यदि आप भगवान को पाना चाहते हैं, तो आपको आपकी अंतरात्मा में झांकना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में ऐसा करने की हम कोशिश करते हैं? अगर हम धार्मिक हैं और अगर हम भगवान के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो एक आम आदमी तीर्थ यात्रा का पर्याय चुनता है। वो तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ता है और वो सोचता है कि तीर्थ यात्रा करने से मुझे भगवान प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन क्या ये सच है? इसी सच्चाई के बारे में आज हम इस पोएम में जानने जा रहे हैं, जिसका नाम है द एंटरप्राइज। दोस्तों, इस पोएम के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल से, जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर कर आप मेरी लिंक तक पहुंच पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं एंटरप्राइज इस पोएम के ओवरव्यू से। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है। जैसे अक्सर आप मार्केट में निकलते हैं, आप देखते हैं एंटरप्राइज, विनोद एंटरप्राइज, विजय एंटरप्राइज, इस नाम से अलग अलग बिजनेसेस आप खुले हुए देखते हैं, दुकानें खुले हुए देखते हैं। तो एक तरह से जो एंटरप्राइज है, ये क्या है? व्यवसाय है। लेकिन यहां पर निसिम एज़ेकिएल एक तीर्थ यात्रा को, यहां पर पिलग्रिमेज को वो एंटरप्राइज का नाम दे रहे हैं। तो यहीं से हमें समझ में आता है कि पोएट यहां पर किस तरफ इशारा कर रहे हैं। जब आप कोई पिलग्रिमेज कर रहे हैं, कोई तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो उससे आप कुछ आस लगाए हुए हैं। ठीक उसी तरह से जब आप कोई एंटरप्राइज, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो उससे आप मुनाफे की आस लगाए हुए हैं। आप अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं ये बिजनेस करूंगा तो उससे मुझे मुनाफा मिलेगा। ठीक उसी तरह से जब आप पिलग्रिमेज कर रहे हैं, तो पिलग्रिमेज ना होते हुए एक तरह की एंटरप्राइज है, ऐसा इशारा निसिम एज़ेकिएल हमें टाइटल में से ही दे रहे हैं। तो इससे आप इस पोएम के सिंबोलिज्म के बारे में समझ पाओगे कि ये पोएम इनडायरेक्टली इशारा कर रही है हमारे जीवन के बारे में, हमारी सोच के बारे में। दूसरी बात, इस पोएम में हमें एलिगोरी के बारे में समझने को मिलेगा। ये जो पोएम है, इसमें एलिगोरी का बहुत उपयोग किया गया है। एलिगोरी का मतलब क्या होता है? एलिगोरी का मतलब होता है रूपक। अब रूपक का अर्थ क्या हुआ? आप कहना कुछ और चाह रहे हो, लेकिन दिखा कुछ और रहे हो। जैसे यहां पर वो पिलग्रिमेज दिखा रहे हैं, तीर्थ यात्रा, लेकिन वो कहना चाह रहे हैं एंटरप्राइज के बारे में। तो इसी से हम ये समझ पाएंगे कि ये जो पोएम है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसके कई सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकल सकते हैं। और इन्हीं इंटरप्रिटेशंस को हम आज इस पोएम की इस समरी में ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस पोएम की दूसरी थीम जो है वो है जर्नी ऑफ लाइफ। इस पोएम को हम देखेंगे कि पोएट ने 6 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, और कुछ इसी तरह से हमारे जीवन में भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो ये स्टेजेस हो सकता है फिर बचपन हो, जवानी हो, फिर काम करने वाली उम्र हो, फिर माँ बाप बनना हो, बुढ़ापा हो, कुछ इसी तरह से हमारे जीवन के स्टेजेस है। और यही सारे स्टेजेस हमें इस पोएम में भी देखने को मिलेंगे। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पोएट लिख रहे हैं तो इस जर्नी के बारे में भी, इस पिलग्रिमेज के बारे में भी वो स्टेजेस में लिख रहे हैं, साथ ही इस शब्द का भी प्रयोग वो कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्टांजा से और जानते हैं कि ये पोएम कितनी डीप है, इसमें कितने सिंबल्स हमें देखने को मिलते हैं। पहले ही लाइन से पोएट स्टार्ट करते हैं, इट स्टार्टेड एज अ पिलग्रिमेज एक्साल्टिंग माइंड्स एंड मेकिंग ऑल द बर्डन लाइट। तो अब यहां पर शुरुआत करते हुए वो कह रहे हैं कि जब पिलग्रिमेज की हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे जो माइंड्स है वो सांस लेने लगे, हमारे माइंड्स फ्रेश हो गए। एंड मेकिंग ऑल द बर्डन लाइट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ऊपर जो तान तनाव था, जो हो सकता है स्ट्रेस था हमारे मन के ऊपर, वो लाइट हो गया, वो हल्का हो गया। कहने का अर्थ क्या हुआ? जब आप पिलग्रिमेज या किसी एंटरप्राइज की शुरुआत कर रहे हैं तो आप बहुत ही उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं। आपका जो मन है वो सांस लेने लगता है, आपको कोई घुटन महसूस नहीं होती है, आपको आजाद महसूस होता है और साथ ही साथ आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। कुछ इसी तरह से इनके पिलग्रिमेज की यानी तीर्थ यात्रा की शुरुआत हो रही है। और उसी के साथ द सेकंड स्टेज एक्सप्लोड
बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल। और अब वो कहते हैं कि जो सेकंड स्टेज है, अब तीर्थ यात्रा की शुरुआत तो हो गई है, हम घर से तो निकल पड़े हैं, अब इसी के साथ एक बार घर छोड़ दिया तो सेकंड स्टेज शुरुआत हुई। अब ये सेकंड स्टेज जो है उसने एक्सप्लोर किया, मतलब थोड़ी कठिनाइयां, थोड़ी चैलेंजेस तो सामने आई, लेकिन बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल। वो कहते हैं कि जो थोड़ी बहुत परेशानी आई उससे टेस्ट द कॉल नहीं हुआ। इसका मतलब उससे हम बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, या फिर वो इतनी बड़ी परेशानियां नहीं थी कि हम इस बारे में सोचे कि हम चलो यहीं पर रुक जाते हैं। द सन बीट डाउन टू मैच आवर रेज। और यहाँ पर वो सूरज का सिंबोलिज्म यूज करते हैं और वो कहते हैं कि जो सूरज है वो बीट डाउन का मतलब सूरज तेजी से चमक रहा है, टू मैच आवर रेज, हमारे अंदर जो रेज है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, उसी को मैच करते हुए सूरज भी हमारे ऊपर तेजी के साथ ऊर्जा बरसा रहा था। तो यहां पर वो अपनी ऊर्जा कितनी है इसके बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड स्टेज में हम जाते हैं, वी स्टूड इट वेरी वेल, आई थॉट, ऑब्जर्व एंड पुट डाउन कोपियस नोट्स। अब यहां से असल शुरुआत होती है, जिसे आप आपके जीवन में भी देख सकते हैं कि जब हम निकल पड़ते तीर्थ यात्रा पर तो हमारा मन किस ओर होना चाहिए, भगवान की ओर होना चाहिए कि हाँ भाई मैं जा रहा हूं, तो भगवान के प्रति हम सोचना चाहिए। लेकिन जब आप उस तीर्थ यात्रा पे, हो सकता है पैदल पैदल चल रहे हैं या फिर हो सकता है गाड़ी से जा रहे हैं, तो क्या आप उस तीर्थ क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, उस भगवान के बारे में सोचते हैं, या फिर उस रास्ते में उस खिड़की से बाहर जब आप देखते हैं तो आप उन फसलों को देखते हैं, उन काम करते हुए लोगों को देखते हैं, उन शहरों की खूबसूरती को निहारते हैं, या फिर वातावरण के बारे में बात करते हैं, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विविधता के बारे में बात करते हैं। तो अधिकतर जो कॉमन आदमी है, जो आम इंसान है, वो भगवान के प्रति बात नहीं करता, बल्कि उसके आसपास जो चीजें दिखाई दे रही है उसके बारे में बात करता है। यही चीज पोएट भी यहाँ पे करते हैं। वो कहते हैं वी स्टूड इट वेरी वेल। जो सेकंड स्टेज है वो हम कैसे तो भी हम उसमें अच्छे से हमने उसको एडजस्ट कर लिया। आई थॉट, ऑब्जर्व एंड पुट डाउन कोपियस नोट्स। और यहां पर वो कहते हैं कि मैंने कोपियस यानी मैंने बहुत सारी नोट्स ली। किसके बारे में मैंने नोट्स ली? ऑन थिंग्स द पेजेंट सोल्ड एंड बॉट, द वे ऑफ सर्पेंट्स एंड ऑफ गोड्स। अब वो कहते हैं कि जो किसान है, वो किसान क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, उसके बारे में, साथ ही साथ सरपंच जो सांप है, हो सकता है वो जिस रूट से जा रहे थे वहां पे उनको कुछ सरपंच, कुछ सांप देखने को मिले, कुछ गोट्स यानी कुछ बकरियां देखने को मिली। कहने का अर्थ यह है कि उनको आसपास में जो भी दिख रहा है, जो भौतिकता है, जो आसपास का पर्यावरण है, उसमें कहीं ना कहीं वो खो गए और उसकी बहुत प्रमाण पर, यानी कोपियस इस वर्ड्स का उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारे प्रमाण पर उन्होंने नोट्स वहां पर लेनी शुरू करी। 3 cities where a sage had taught। साथ ही साथ वो 3 शहरों से गुजरे जहां पर कोई एक सेज, कोई एक साधु थे जो वहां पर सिखाया करते थे, तो उसकी भी नोट्स उन्होंने ली। तो यहां पर हमें अपने जीवन के बारे में भी समझ में आता है। हम निकलते हैं किसी एक उद्देश्य को लेकर, लेकिन हम भटक जाते हैं। हम निकलते हैं तीर्थ क्षेत्र की ओर, लेकिन हम भटक जाते हैं और हम अपने आजू बाजू देखने लगते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो ध्यान है वो तीर्थ क्षेत्र से हटकर हमारे पर्यावरण में चले जाता है। और ये इंसानी स्वभाव के बारे में भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। थर्ड स्टांजा में हम आते हैं, पोएट कहते हैं, बट व्हेन द डिफरेंसेस अरोज ऑन हाउ टू क्रॉस अ डेजर्ट पैच, वी लॉस्ट अ फ्रेंड हुज स्टाइलिश प्रोज वाज क्वाइट द बेस्ट ऑफ ऑल आवर बैच। और यहां पर वो कहते हैं, लेकिन जब डिफरेंसेस अरोज हुए का क्या मतलब हुआ? जब मनमुटाव हुआ, या फिर जब आपस में उनके विचार एक जैसे नहीं हुए, जब आपस में उनके विचारों में विविधता उत्पन्न हुई, तब क्या हुआ? वो विविधता किस बात से आई थी? तो हाउ टू क्रॉस अ डेजर्ट पैच। अपने इस तीर्थ यात्रा के दौरान वो डेजर्ट से, वो रेगिस्तान से जा रहे थे, और उनका वहां पर एक विचार नहीं हो पाया कि इस डेजर्ट के पैच के इस क्षेत्र को हमें किस तरह से जाना चाहिए। हो सकता है कोई कह रहा हो कि हम ऊंट पर चलते हैं, कोई कह रहा हो कि नहीं हम पैदल पैदल चलते हैं, या फिर तीसरा हो सकता है कोई अन्य पर्याय कह रहा हो कि हम कावड़ से चलते हैं। तो यहाँ पर उनके बीच में एक मत नहीं हो पाया, एक विचार नहीं हो पाया, और इस डिफरेंस के चलते वी लॉस्ट अ फ्रेंड हु स्टाइलिश प्रोज वाज क्वाइट द बेस्ट ऑफ ऑल आवर बैच। वो कहते हैं कि हमने एक दोस्त गंवा दिया, यानी कि वो दोस्त उनसे अलग हो गया। और वो दोस्त कौन था? जिसका स्टाइलिश प्रोज यानी वो कविताएं लिखने में सबसे स्टाइलिश था, यानी मॉडर्न कविताएं लिखता था, यानी वो मॉडर्न ख्यालों का था। और वो उनके बैच में, यानी जितने भी लोग उस यात्रा पर निकले थे, उनमें वो बेस्ट था। अब यहाँ पर अब गौर करेंगे तो उस इंसान की लिखन शैली या फिर उसकी पढ़ाई के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो व्यक्ति पढ़ाई लिखा में बहुत होशियार है, वो व्यक्ति कविताएं लिखने में बहुत अच्छा है, बहुत स्टाइलिश कविताएं लिखता है, लेकिन क्या वो आर्गुमेंट को मैनेज करने के लिए सक्षम है? जब 4 लोग अलग अलग पर्याय सुझा रहे हैं,
तो ये जो अच्छे से कविता लिखने वाला व्यक्ति है वो सबसे अलग हो गया और उसने अपना ही रास्ता ले लिया। हो सकता है वो वापस चला गया हो या फिर वो कोई अन्य पर्याय से जा रहा हो। तो यहाँ पर एक चीज वो बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है, जरूरी नहीं है कि वो इंसानी या फिर इंटरपर्सनल स्किल्स में भी उतना ही होशियार हो। और ये भी चीज हमारे जीवन में हमें जानना चाहिए। कई बार हम क्या सोचते हैं कि कोई एक डॉक्टर है जो 99% से पास हुआ है, बहुत ही टॉपर है, अमेरिका से पढ़कर आया है, तो क्या जरूरी है कि जो डॉक्टर अमेरिका से पढ़कर आया है वो डॉक्टर सबसे बेस्ट हो? क्या जरूरी है कि अगर वो अपने डॉक्टरी के पेशे में जरूरी है तो वो हमें लीगल एडवाइस भी दे पाएगा, वो हमें जीवन की एडवाइस भी दे पाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में भी हमें यहाँ पर जानने को मिलता है। अ शैडो फॉल्स ऑन अस एंड ग्रोज। अब वो कहते हैं कि जब एक व्यक्ति उनसे जुदा हो गया जो कि बहुत ही होशियार था, हो सकता है उसकी कंपनी वो पसंद कर रहे थे, जब वो चला गया, अ शैडो फॉल्स ऑन अस, वो कहते हैं कि हम निराश हो गए। अब इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि भाई अंधेरा हो गया और वो बढ़ता चला गया, लेकिन यहाँ पर वो ज्यादातर इशारा निराशा के बारे में करते हैं, क्योंकि जब आप तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े हैं तो कहीं ना कहीं चलते चलते बातें करते करते आप आपस में घुल मिल जाते हो, आप आपस में जानने लगते हो। और जब कोई एक व्यक्ति जिसको आप अच्छे से जानने लगे थे वो अचानक से अलग हो जाता है, जुदा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप निराशा महसूस करते हो। और ऐसा ही वो लोग भी महसूस कर रहे थे। हम अब फोर्थ स्टांजा में आ गए हैं और ऑथर कहते हैं अनदर फेज वाज रीच्ड व्हेन वी वर ट्वाइस अटैक्ड एंड लॉस्ट आवर वे। और अब यहाँ पे उनकी इस तीर्थ यात्रा में, इस पिलग्रिमेज में कुछ कठिनाइयां आई हैं, चैलेंजेस आई हैं। और वो चैलेंजेस क्या है? वो अगले फेज में चले गए हैं जब उनके ऊपर 2 बार, ट्वाइस अटैक्ड इस शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम पर 2 बार हमला हुआ एंड लॉस्ट आवर वे, जब उनके ऊपर हो सकता है कि लुटेरों ने हमला किया हो, कुत्तों ने हमला किया हो, या किसी अन्य तरह से उनके ऊपर अटैक हुआ हो, उनकी चोरी की गई हो, और उसके चलते लॉस्ट आवर वे, वो कहते हैं कि हम लोग हमारा रास्ता भटक गए। ऐसा होता ही है जब आपके जीवन में भी अचानक से कोई बड़ी परेशानी आ जाती है तो आप आपके लॉन्ग टर्म गोल को भूल जाते हो और आपका रास्ता भटक जाते हो। जीवन कुछ इसी तरह का है और शायद ये एलिगोरी के थ्रू वो हमें यही दिखाना चाह रहे हैं। अ सेक्शन क्लेम्ड इट्स लिबर्टी टू लीव द ग्रुप। और वो कहते हैं कि हम में से एक सेक्शन, कुछ लोगों का एक ग्रुप, वो हमको छोड़कर चला गया, वो अपनी लिबर्टी क्लेम कर गया। कहने का मतलब यह है कि जब उनके ऊपर परेशानियां आई उस समय हो सकता है वो 100 लोग थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके ऊपर अटैक हुआ है तो उन 100 लोगों में से कुछ लोगों का एक अलग सा ग्रुप बन गया और वो लोग कहने लगे कि अब हम लोगों को तुम्हारे साथ नहीं रहना है, अब उनके पीछे कोई भी कारण हो। और ऐसा अक्सर आपके जीवन में भी होते हुए आप देखोगे। आप कहीं घूमने जाओ, कुछ बड़ी परेशानी आने दो, 10 में से 2 लोग बोलेंगे नहीं भाई इनके साथ नहीं रहना, वो कुछ ना कुछ खराबी निकालेंगे, इन लोगों को समझ नहीं आता, इन लोगों की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, और कुछ लोग अक्सर आपसे अलग हो जाएंगे। ऐसा ही यहां पर भी होता है। आई ट्राई टू प्रे। और अब जाकर जब उनके ऊपर परेशानी आई है, जब उनके ऊपर अटैक हो गया, 2 बार अटैक हो गया, और जब वो रास्ता भटक गए, कहते हैं ना जब आपके ऊपर संकट आता है तब जाकर आपको भगवान की याद आती है। ऐसा ही हमारे पोएट के साथ भी हुआ। और अब वो कहते हैं आई ट्राई टू प्रे। अब वो 4th स्टेज में आ गए हैं, वो रेगिस्तान में थे, उससे भी आगे चले गए, उनके ऊपर अटैक हुआ और तब जाकर उन्हें सूझा कि जब उनके ऊपर परेशानी आई है तो वो कहते हैं आई ट्राई टू प्रे, मैंने प्रार्थना करने की कोशिश की। आवर लीडर सेड ही स्पेल्ड द सी। और फिर उनका जो भी लीडर था, जो उनको दिशा दिखा रहा था, उसने कहा ही स्मेल्ड द सी। अब वो रेगिस्तान से जा रहे थे, हो सकता है कि समंदर का कोई स्मेल रहता भी हो या ना भी हो, लेकिन उनके लीडर ने कहा कि भाई मुझे तो लग रहा है कि आसपास में समंदर है। वी नोटिस नथिंग एज वी वेंट। और वो कहते कि हमने आसपास कोई चीज नोटिस तो नहीं की, हमें समंदर जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, ना ही उसके कोई चिन्ह दिखाई दिए। अ स्ट्रैगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप इग्नोरिंग व्हाट द थंडर मींट। और अब वो अपनी क्राउड के बारे में, क्राउड का मतलब होता है एक जमावड़ा, लोगों की भीड़, और अब वो अपने पिलग्रिमेज में जितने साथी थे उनको क्या कह रहे हैं, हम एक भीड़ है, और वो क्या है जो स्ट्रगल हो रहे, जो परेशान हो गई है, और जिसके पास लिटिल होप है, बस थोड़ी सी उम्मीद बची है। क्यों? एक तो वो पदयात्रा कर रहे हैं, वो लंबा प्रवास कर रहे हैं, वो थक गए, उनके ऊपर अटैक हुआ है, उनकी चोरी की गई है, अब वो पूरी तरह से हताश हो गए हैं, उनके पास अभी लिटिल होप है, बस थोड़ी सी उम्मीद बची है। और इसी के चलते वो कहते हैं इग्नोरिंग व्हाट द थंडर मींट। और अब वो अपनी परेशानियों में इतने बिजी हो गए, मशगूल हो गए हैं कि अब जब थंडर आ रहा है, जब तूफान आ रहा है, तो ये किस चीज की चेतावनी है? जब तूफान आ रहा है, जब बिजलियां गड़गड़ रही है, जब बादल काले बादल मंडरा रहे हैं, तो ये आपको बता रहा है कि भाई आगे मत बढ़ो, कहीं ना कहीं आप छुप जाओ, कहीं ना कहीं आप आसरा ले लो, हो सकता है बहुत बड़ी बारिश आएगी। लेकिन वो कहते हैं कि हम इस थंडर के जो वार्निंग है इसको भी हम नहीं समझ पाए, हम इसको इग्नोर कर गए। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो अभी
पूरी तरह से थक गए थे, और जब आप थक जाते हो तो आपका दिमाग सही से डिसीजन नहीं ले पाता है। ऐसा भी इनके साथ हो सकता है, और इसके पीछे एक रीजन भी था, डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सोप, सम वर ब्रोकन, सम मियरली बेंट। वो कहते हैं कि वो जो चोरी हुई थी उसमें उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज थी, जैसे कि साबुन, वो साबुन तक की चोरी हो गई थी। अब उनके पास वो भी नहीं था, वो उसका डिप्राइव हो गए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। सम वर ब्रोकन, सम मियरली बेंट। अब जो कुछ थे वो ब्रोकन थे। ब्रोकन का मतलब हो सकता है या तो पूरी तरह से मानसिक दृष्टया वो टूट गए थे, या फिर उनके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे थे क्योंकि उनके ऊपर दोबारा अटैक हुआ था। सम मियरली बेंट, और कुछ लोग तो पूरी तरह से झुक गए थे। इसका भी अर्थ हो सकता है पूरी तरह से मानसिकता से वो झुक गए थे, या फिर फिजिकली वो एग्जॉस्ट हो गए थे। लेकिन जो भी हो, यहां पर हमें हमारी मानसिकता के बारे में, इंसानी स्वभाव के बारे में भी ये समझने को मिलता है कि आपके पेट में खाना हो, आपके शरीर में एनर्जी हो, तब जाकर आपका दिमाग ठीक से काम करता है, तब जाके कहीं आप में उम्मीद होती है, तब जाकर आप आशा रखते हैं कि चलो मैं जिस मार्ग पर जा रहा हूं मैं उसके अंत तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन जब आपका पेट खाली होगा तब आपका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। अब हम आखिरी स्टांजा में पहुंच गए हैं, और पोएट कहते हैं, व्हेन फाइनली वी रीच द प्लेस वी हार्डली नो व्हाई वी वर देयर। अब यहां पर देखिए वो कैसे लिख रहे हैं, व्हेन कॉमा फाइनली वी रीच द प्लेस। अब यहां पर वो कॉमा जो दे रहे, पॉजेस दे रहे हैं, वो उनकी मानसिकता दर्शा रहा है। क्यों? व्हेन, तब, फाइनली, आखिरकार, वी रीच द प्लेस। तो इसका क्या मतलब है, पूरी तरह से मानसिकता उनकी खच्चीकरण हो गई, वो अभी पूरी तरह से निराश हो गए थे, और फाइनली वो कहते हैं वी रीच द प्लेस। अब यहां पर वो प्लेस इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, ना कि किसी टेम्पल या फिर किसी होली प्लेस ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, सिर्फ प्लेस कर रहे हैं, सिर्फ हम उस स्थान पर पहुंचे। तो इससे भी हम देख सकते हैं वो कितने निराश हो गए हैं। वी हार्डली नो व्हाई वी वर देयर। और वो कहते हैं जब हम इस प्लेस पर, उस स्थान पर पहुंच गए जिस स्थान के लिए हम निकले थे, वी हार्डली नो व्हाई वी वर देयर। अब हमें ये पता ही नहीं है कि आखिर हम इस स्थान पर आए ही क्यों थे। वो इतनी हद तक निराश हो गए हैं, और ऐसा मैंने अपने जीवन में भी महसूस किया है। मैं किसी तीर्थ क्षेत्र पर गया था, जब मैं उस तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचा, वहां पर बिल्कुल साफ सफाई नहीं थी, पूरी तरह से गंदगी थी, लोग हर तरफ लोग ही लोग थे, पूरी भीड़ भाड़ थी। आपको वहां पे ना खाने की व्यवस्था मिल रही है, ना आपको रहने के लिए होटल मिल रहा है, कुछ भी आप खरीदने जा रहे हो तो ये भला महंगा मिल रहा है। तो तब मेरे दिमाग में आया था कि मैं आखिर यहाँ आया ही क्यों। तो कुछ ऐसे ही ख्याल यहाँ पर पोएट के भी मन में आ रहे हैं जब वो स्थान पर पहुंचे। हो सकता है वहां पर बहुत भीड़ हो, जो भी परिस्थिति हो, और वो सोचने लगे कि आखिर हम लोग यहाँ पर आए ही क्यों हो। द ट्रिप हैड डार्कन्ड एवरी फेस। और अब वो अपने आसपास देखते हैं, उनके ग्रुप में जो लोग थे वो कहते हैं हमारे ग्रुप के सभी लोगों के चेहरे काले हो गए हैं। रीजन क्या है? वो लोग रेगिस्तान से होते हुए आगे आए थे, रेगिस्तान में बहुत गर्मी रहती है, तो सबके चेहरे डार्क हो गए थे, झुलस गए थे। और डीड्स वर नाइदर ग्रेट नॉर रेयर। वो कहते हैं कि हमने जो डीड की है, जो हमने ये पद यात्रा की है, वो नाइदर ग्रेट नॉर रेयर, ऐसा भी नहीं कि हमने जो किया बहुत ग्रेट किया है, या फिर ये रेयर भी नहीं है। रीजन क्या है? हो सकता है वहां पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। जब आप पद यात्रा करते करते निकले थे, जब आप तीर्थ यात्रा के उस स्थान पर पहुंच रहे थे, पहुंचने तक हो सकता है आपको लग रहा था कि मैं कितना महान काम कर रहा हूं, मैं कितना ग्रेट काम कर रहा हूं। लेकिन जब आप वहां पहुंचते और देखते कि लाखों की संख्या में यहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं, तो मैंने ऐसा क्या खास कर लिया। तो वो कह रहे कि जो कुछ भी हमने किया था वो ना तो रेयर था, ना तो ऐसा था कि सिर्फ मैंने ही किया, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा कोई रेयर काम था, ना ही ये कोई ग्रेट था। ऐसे कोई इसको उपलब्धि की तरह भी नहीं गिना सकते। और फिर आखिरकार वो कहते हैं होम इज वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। अभी आखिरी लाइन बहुत ही इंपैक्टफुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी तीर्थ यात्रा करने के बाद जब उस तीर्थ क्षेत्र पहुंचे, तब वो सोच रहे हैं कि होम इज वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। अब वो कहते हैं कि वापस घर जाकर ही हमको ग्रेस गैदर करना पड़ेगा, हमको विनयशीलता हासिल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ग्रेस के दो अलग अलग मतलब हम समझ सकते हैं। पहला मतलब ग्रेसफुल होने का मतलब हो सकता है आप विनयशील है, ये हो गया आपके अंदरूनी तरह से कि आप विनयशील है, आप बहुत ही शांति से बात करते हैं, आप संयमी है। जो भी इंसान की अच्छी क्वालिटीज है उन्हें हम ग्रेसफुल कह सकते हैं, मैनरिज्म को हम अच्छा कह सकते हैं। और दूसरी बात है कि वो ऊपर ही लिख रहे हैं कि हम सबके चेहरे अभी यहाँ पर झुलस गए हैं, काले पड़ गए हैं। तो दूसरा इसका फिजिकल अर्थ क्या हो सकता है कि हमको घर जाकर ही फिर से एक बार अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा, हमारे चेहरों को अच्छा करना पड़ेगा। वो पूरी तरह से झुक गए थे, कमजोर हो गए थे, हमको अच्छा खा पीकर फिर से सेहतमंद बनना पड़ेगा, खूबसूरत बनना पड़ेगा। लेकिन जो पहला वाला अर्थ है होम इज वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस, इसका जो असल अर्थ हमको समझना चाहिए वो ये है कि वो ये कहना चाह रहे कि उनको यहाँ मंदिर तक आने की जरूरत नहीं थी, या फिर वो जो भी तीर्थ क्षेत्र है वहां तक आने की जरूरत नहीं थी। शायद वो घर पर ही रहकर ये कर सकते थे, ये अचीव कर सकते थे, वो मन में शांति ला सकते थे, वो लोगों से प्रेम पूर्वक, दया पूर्वक, विनयशीलता पूर्वक बात कर सकते थे, अपने जीवन में बदलाव कर सकते थे। उनको यहाँ जीवन में
कुछ पाने के लिए इस तीर्थ यात्रा को करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसा महसूस हुआ है। तो चलिए अब कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पोएम में से हम क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, इस पोएम की शुरुआत बहुत ही हैप्पी टोन में हुई थी। हम देखते हैं कि जो पोएट है वो बहुत ही एक्साइटेड थे, और जैसे जैसे वो अंत तक पहुंचे वैसे वैसे वो निराश होते गए, वो थक गए, और जब वो अंत में पहुंचे तब वो हमें ये समझा रहे हैं कि ये अच्छा होता कि वो अपने घर पर ही रह जाते, rather than embarking on exalting journey to some distant holy land। अब इसका क्या मतलब हुआ कि घर रहना ही उनके लिए अच्छा था, ये तीर्थ यात्रा को आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात क्या है कि जो ये पिलग्रिमेज है कि इसमें से उनको जीवन में भगवान को लाना था, अपने जीवन में लाना था, वो भगवान को ढूंढने के लिए बाहर निकले थे। जैसे कि हमने इस समरी की शुरुआत करते हुए देखा, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो इस चीज की अनुभूति उन्हें आखिरकार जाकर हुई कि उनको घर को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं थी, वो घर पर रहकर ही अपने अंतरात्मा में झांक सकते थे, अपने जीवन में ऐसे बदलाव ला सकते थे जिससे वो और अच्छे व्यक्ति बन सकते, और उसका प्रभाव इस तीर्थ यात्रा या फिर तीर्थ यात्रा को आने से भी अधिक हो सकता था। Thus, the poet tries to convey that when we are young, we are ambitious and aspire to do well. But as we grow older, we realize that life is not a smooth ride, and we have to overcome many obstacles on the way. और सबसे आखिर में, जैसे कि हमने कहा था, ये जो तीर्थ यात्रा के स्टेजेस है, हमारे जीवन के भी यात्रा के स्टेजेस है। हमारे जीवन का भी ऐसा ही शुरुआत होता है। शुरुआत में हमारे जीवन हो सकता है बहुत आनंद पूर्वक रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, हमारे जीवन में चैलेंजेस बढ़ती जाती है, कठिनाइयां बढ़ती जाती है। बढ़ती उम्र के साथ हमें अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इसी के बारे में कहीं ना कहीं ये पोएम भी हमें एक इशारा करती है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए बाहर ना झांकते हुए हमको खुद के भीतर झांकने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हमको खुद के अंदर झांकना सीखना चाहिए और खुद के अंदर योग्य बदलाव करने चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ ये पोएम समरी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम समरी पसंद आई। अगर आप चाहते हैं कि इसके पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड करो तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और वीडियो के साथ।